बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं, जहां बहतराई स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन किया है और करते हुए खेलो इंडिया टाइटल गेम, जी हाँ, ट्राइबल गेम्स 2026 के शुभंकर मोरवीर थीम सॉन्ग को खेलो इंडिया टॉर्च का अनावरण किया है। बता दें आपको, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद आबू जमाड के खिलाड़ियों ने प्रभावशाली मलखंब प्रस्तुत की है प्रस्तुति दी है, जबकि महिला कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी और एथलीट अमित कुमार ने टॉर्च प्रस्तुत की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवा ही प्रदेश का भविष्य है और सरकार शिक्षा, रोजगार, कौशल और खेलों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित राशि और साथ ही साथ मलखंब खिलाड़ियों को विशेष सम्मान, अमेरिका चयनित अंतई पुटाई की यात्रा वहन करने की घोषणा की। वहीं महोत्सव में 3000 से अधिक युवा 14 सांस्कृतिक साहित्यिक विधाओं में प्रतिभा दिखा रहे हैं, जिनमें से विजेता राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार, जी हां, विनोद कुमार शुक्ल का आज शाम लंबी बीमारी के बाद एम्स अस्पताल में निधन हो गया। दुखद खबर है। अस्पताल में निधन होने के बाद खबर से साहित्य जगत में शोक की लहर है। बता दें आपको, विनोद कुमार शुक्ल का संपूर्ण जीवन सादगी और साहित्य साधना को समर्पित रहा है। आपको बता दें, जहां उन्हें वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2025 में साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बीच सम्मानित होने के बाद उनकी चर्चित रचनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें दीवार में एक खिड़की रहती थी, साथ ही साथ आपको बता दें, नौकर की कमीज, झोपड़ी और बोना पहाड़, पेड़ और कमरा और खिलेगा तो देखेंगे सहित अनेक उपन्यास, कविताएं और कहानियां शामिल हैं। दिवंगत साहित्यकार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, प्रशासन और साहित्य समुदाय ने उनके योगदान को अपूरणीय क्षति बताया है। रायपुर से खास ब्यूरो रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन जी हां, पुनर्निरीक्षण के तहत जिले में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और इस संबंध में उप निर्वाचन अधिकारी नवीन ठाकुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में रेड क्रॉस सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई है। बताया गया है कि प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया है। दावा आपत्तियां 22 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की गई हैं। सुनवाई की बात करें तो सत्यापन की कार्यवाही 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। बैठक में सभी दलों को ड्राफ्ट सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन में लिए निर्धारित अवधि में आवेदन अवश्य करें, ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे। जानकारी के लिए संबंधित मतदान केंद्र, तहसील या निर्वाचन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। गुड गवर्नेंस वीक के अवसर पर जिला प्रशासन रायपुर ने सुशासन को जन जन तक पहुंचाने के विषय पर कार्यशाला आयोजित की है। मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा के सीईओ एवं सेवानिवृत्त ACS MK राउत शामिल हुए हैं। उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा है कि सुशासन एक्सप्रेस जैसे प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। कार्यशाला में कलेक्टर ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान और युवाओं से जुड़े विभिन्न पायलट प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी है और बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रशासन गाँव की ओर की भावना के साथ योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट रचना के तहत फ्लेक्स से बने उपयोगी उत्पाद भेंट किए गए हैं। साथ ही विभिन्न प्रोजेक्ट्स के नोडल अधिकारियों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरों की बात करें तो हम खेलेंगे, हिंदुस्तान खेलेगा के उद्घोष के साथ रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम में 3 दिवसीय रायपुर खेल महोत्सव का मेगा फाइनल और समापन समारोह की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। संबोधन में सांसद ने कहा है कि महोत्सव की 9 विधानसभाओं में 85,000 से अधिक खिलाड़ियों ने कुश्ती, कबड्डी, बास्केटबॉल, तैराकी सहित कई खेलों में भाग लेकर इसे देश का सबसे बड़ा सांसद खेल महोत्सव
महोत्सव बनाया है। मेगा फाइनल में 5000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है तथा फिट इंडिया और खेलो इंडिया ने खेल संस्कृति को नई दिशा दी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद एथलेट स्टेडियम में 45वीं एनटीपीसी जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। उन्होंने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ट्राइबल गेम्स और खेलो इंडिया जैसी पहल से नए अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य में खेलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। खेलो इंडिया के नए परिसर शुरू किए गए हैं और खेल अलंकरण समारोह में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। सरकार ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट को 21 लाख रुपए देगी, जबकि स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य पर 1 करोड़ की घोषणा दी गई। प्रतियोगिता 22 से 30 दिसंबर तक आयोजित होगी, जिनमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन छत्तीसगढ़ आर्चरी एसोसिएशन तथा खेल विभाग द्वारा हो रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शैलेंद्र नगर स्थित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुंचे और अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए उनकी प्रार्थना की है। इस अवसर पर उन्होंने पार्थिव शरीर को कंधा देकर भावपूर्ण अंतिम विदाइयां दी हैं और शोक भी दी है। आपको बता दें, गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने विनोद कुमार शुक्ल के निधन से हिंदी साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति पहुंची है बताया है। उनका ऐसा मानना है। वहीं उनकी रचनाएं संवेदनशीलता, मानवीय सरोकार और सरल किंतु गहन अभिव्यक्ति की मिसाल रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी हैं और उनका साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। स्वर्गीय शुक्ल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नगरीय विकास खंड के ग्राम बुरई में समर्थन मूल्यों का नियमों का उल्लंघन करते हुए हो रही अवैध धान खरीदी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जी आपको बता दें, जहां कार्रवाई की बात करें तो प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वहीं 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने औचक निरीक्षण कर एक फर्म में चल रही अवैध गतिविधि का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई अनुभाग विभागीय अधिकारी नगरी प्रीति दुर्गम के नेतृत्व में की गई है, जिसमें खाद्य निरीक्षक और मंडी अधिकारी भी शामिल रहे हैं। निरीक्षण के दौरान फर्म बाबूलाल चंपालाल जैन के गोदाम में 563 कट्टा यानी 225.20 क्विंटल धान अवैध रूप से खरीदा हुआ पाया गया है, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया है। जब्त धान की बात करें, फिलहाल फर्म संचालक की सुपुर्दगी में कोई सुरक्षित रखा गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समर्थन मूल्य व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और जारी रहेगी। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। विश्व प्रताप चंदेला खाद्य निरीक्षक नगरी कल राज्य स्तरीय टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था बुरई क्षेत्र में, जो कि बॉर्डर पड़ता है उड़ीसा से। तो वहां पे औचक निरीक्षण किया गया था चंपालाल जैन एजेंसी में ट्रेडर्स पे। तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि अवैध दान संबंधित कुछ संदेहास्पद कार्रवाई हो रही है ऐसे करके। तो वहां पे हम लोग के द्वारा एसडीएम मैडम नगरी और मंडी के अधिकारी कर्मचारी और मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। उसमें पाया गया कि 563 कट्टे 225 क्विंटल 0.20 क्विंटल जो धान है अवैध रूप से रखा हुआ था, इसका जब्ती बनाकर उनकी सुपुर्दगी में प्रस्तुत किया गया। नियम में कहा गया है कि जो किसानों से खरीदना है उनको उनका आधार लेके, मोबाइल नंबर लेके उसे खरीदा जाएगा और उसका सौदा पत्रक मंडी से कटवा के और उसको अनुज्ञा पत्र के माध्यम से और किसी को बेच सकते हैं सर। छत्तीसगढ़, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है। आपको बता दें, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 29 इंजीनियर कॉलेज, 53 पॉलिटेक्निक और 101 फार्मेसी संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें से करीब 60,000 छात्र अध्ययनरत हैं। इस वर्ष इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में प्रवेश में 20% वृद्धि दर्ज की गई है। आपको बता दें, सत्र 2025-26 से आईआईटी के तर्ज पर शासकीय संस्थानों का उन्नयन करते हुए रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ
थिंग्स जैसी उभरती शाखाओं के साथ 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किए गए हैं। जल्द ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इनकी शुरुआत होगी। नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए हब गुजरात के साथ एमओयू कर रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में आई हब स्थापित किया गया है। रोजगार और प्रशिक्षण को लेकर कई निजी संस्थाओं से भी समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ साथ गरीब छात्रों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अब तक 11,643 विद्यार्थियों को 22.53 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो आपको बता दें, खबर आ रही है धमतरी से। पुलिस थाना परिसर में कोटवारों की बैठक, जी हाँ मुसाफिर, पंजी और संदिग्धों पर निगरानी कड़ी की जा रही है। धमतरी जिले के सिहावा थाना परिसर में पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत कोटवारों की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। कोटवारों को निर्देश दिए गए हैं कि गांव में आने वाले बाहरी व्यक्तियों का पूरा विवरण दर्ज कर नियमित रूप से थाने में उपलब्ध कराएं। नए किराएदारों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से पुलिस तक पहुंचाने को बात कही गई है। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि जैसे कि असामाजिक तत्वों की हलचल या अपराध होने पर तुरंत सूचना देने पर बल दिया गया। थाना प्रभारी ने कहा है कि गांव स्तर पर सक्रिय निगरानी अपराध नियंत्रण की सबसे मजबूत कड़ी है और कोटवार पुलिस तथा आमजन के बीच महत्वपूर्ण सेतु है। बैठक के अंत में सभी कोटवारों को सहयोग का आश्वासन दिया गया। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।